बाकी लोग कहाँ है बेटा? वैष्णवी इज देयर, तनुश्री इज देयर, आराध्य इज देयर। बाकी लोग कहाँ चले गए भाई? नेक्स्ट हेडिंग है इनांशोमर्स। इनांशोमर्स में लिखो, इनांशोमर्स आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स। Enantiomers are the optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other. Enantiomers क्या होते हैं बेटा? These are the optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other. ठीक है, नोट करिए सभी लोग। Enantiomers are the optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other. ठीक है, जिससे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने OHCl, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3। इसका मिरर इमेज ले लो तो Cl हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ Br हो जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रक्चर 3D में 2D में नहीं है ना? स्ट्रक्चर 3D में तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आपने पलट के रख दिया, बट ऐसा नहीं है। वो मेरी तरफ देखो एक बार ध्यान से। जैसे ये हाथ है, ये तो मेरे दोनों हाथ है, दिख रहे हैं सभी को? आम्हाला देखिए, ए म्यूट करो पहले, बातें नहीं। कौन है ये? राजनंदन, म्यूट करो। अगर मेरे दोनों हाथ है, क्या आपस में मिरर इमेजेस हैं? देखो बीच में मिरर रखा तो एक हाथ का इमेज दूसरा हाथ है ना? बट अगर मैं इनको सुपर इम्पोज करूं तो ये अंगूठा अलग अलग आ जाता है दूसरी तरफ। ऐसे नहीं करना सुपर इम्पोज, ऐसे करना तो अंगूठा क्या होता है? बच जाता है। तो मेरे दोनों हाथों को मैं बोल सकता हूँ कि आपस में क्या है? दीज आर इनएंशियोमर्स। इज दैट क्लियर? समझ आया बच्चों को? मेरे जो दो यस हाथ सर। हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। इनको एक दो मॉलिक्यूल्स मान लो, तो आपस में मिरर इमेजेस हैं, बीच में मिरर रखा हुआ है। बट अगर मैं सुपर इम्पोज करूँ तो ये अंगूठे बच जाते हैं ना, और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। इनको हम बोलते हैं इनएंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? तो इसमें एक डेक्स्ट्रो होता है, दूसरा क्या होता है? लीवो होता है। ठीक है, नोट इट डाउन। इसके बाद है डायस्टीरियोमर्स। देखो, these are the optical isomers which are not the mirror images of each other. ये नोट्स में चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में, सभी लोग नोट्स बनाते रहना। समझ में आ रहा है? अगली क्लास में मैं नोट्स चेक करूंगा, जिसके नोट्स कंप्लीट नहीं हुए ना उसकी पिटाई होने वाली है। समझ आ रहा है सभी को? इज दैट क्लियर? अगली क्लास में मैं नोट्स चेक करने वाला हूँ, है ना? तो अगर डायस्टेरोमर्स की बात की जाए तो उनके हम एग्जांपल लिख सकते हैं CH3, OH, OH, H और H। किसी को याद है ऐसे ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव था या इनएक्टिव था? बोलो। इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव था? क्योंकि ये मेजो था। इसमें सिमेट्री है। एग्जैक्टली तो मैंने क्या किया? ये लिया, इसका मिरर इमेज बना दिया। भक्ति इसमें बेटा ये मत समझना कि मैंने मॉलिक्यूल को उठा के ना 180 से रोटेट करके रख दिया है, क्योंकि ये 3D में स्ट्रक्चर्स हैं तो ये सेम नहीं होते। सुन रहा है? दीज आर 3D स्ट्रक्चर, इसलिए दे आर नॉट सेम। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि सर आपने तो उठा के 180 से रोटेट करके रख दिया। तो इसमें ये जो कंपाउंड है ये मेजो है। क्या है ये? मेजो। ये डी है और एल है। ठीक है, तो डी और एल का पेयर क्या बनाएगा? अप्लाई करो। डी और एल का जो पेयर है वो क्या होगा? वो होंगे इनएंशियोमर्स। मानते हैं सभी लोग? हाँ या ना? और मेजो यस और सर। डी का पेयर क्या बनाएगा?
मेसो और डी का पेयर जो होगा दैट विल बी डायस्टीरियोमर्स। वैसे ही मेसो और एल का पेयर क्या बनाएगा, ये भी होगा डायस्टीरियोमर्स, ये भी क्या होगा, डायस्टीरियोमर्स। ये सभी को समझ में आ रहा है, रिप्लाई करो। यस सर। चलो जल्दी से नोट करो। लिख लिया बेटा, यस सर। रिप्लाई करो। हम्म। लिख लिया बेटा सभी ने, डन लिख के भेजो। इज इट डन, रिप्लाई करो भाई। कैन यू हियर मी, आवाज आ रही सभी को? रेहान,
यस सर। नोट करिए बेटा जल्दी से। अच्छा, ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, कैसी आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो या फिर स्ट्रक्चरल, बताएंगे? बोलो बच्चा। मग मोठं काही करू नाही शकत आवाज त्रास नाहीये. म्यूट करो पहले यार, कौन है ये? प्रणाली म्यूट करो। चलो ठीक है, कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के। देखो इतना काफी है, हम वापस इस में जा सकते हैं। नांशुमर बता दिया, डायस्टेरोमर्स बता दिया, मेसो। पहले म्यूट करो सभी लोग, म्यूट ऑल। क्वेश्चन 1 में हमने पहला पॉइंट लिख दिया, ऑर्डर कितना है, मॉलिक्युलरिटी कितना है, टू स्टेप रिएक्शन हो गई है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दी मैंने। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या बताया कि जो प्रोडक्ट होगा वो एक रेसिमिक मिक्सचर होगा, जिसमें 50-50 क्या होगा, डी और एल होगा। डी और एल समझते हैं सभी लोग अभी? बोलो। चलो, उसके बाद एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 की मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन डाल सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म। फैक्टर्स अफेक्टिंग द rate of SN1 mechanism। इसमें पहला केस होगा स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे, एल्किल हैलाइड है। सबस्ट्रेट कौन है यहाँ पे, एल्किल हैलाइड है। तो जो रेट ऑफ SN1 होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। भक्ति, कैन यू हियर मी? भक्ति, हाँ सर। भक्ति, ये मेरे पास 3D का कार्बोकेटायन है और ये मेरे पास 2D कार्बोकेटायन है। ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये मेरे पास मिथाइल कार्बोकेटायन। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा और क्यों, रीजन के साथ बताओ। 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। 9 है, इसका अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इसका अल्फा हाइड्रोजन 3 है और इसका अल्फा हाइड्रोजन 0 है। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, प्लस के बगल वाला कार्बन, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबको बताइए, हाँ या ना। तो इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर अपने पास 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है, CH3 का होल थ्राइस CCl, CH3 का होल ट्वाइस CHCl, CH3 CH2Cl और लास्ट में CH3Cl। तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सही बच्चे, लिख लो जल्दी से, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, प्लीज नोट इट डाउन।
सब बच्चे नोट करिए जल्दी से। दूसरा पॉइंट, जब हमने रेट लॉ लिखा था तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल नहीं था, क्यों? रेट लॉ क्या था हमारा? आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स था, इसकी पावर 1 था। न्यूक्लियोफाइल कहीं भी नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं द कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ SN1 is unaffected by the concentration and nature of nucleophile. The rate of SN1 is unaffected by concentration and nature of nucleophile. समझ आ रहा सभी को? पॉइंट नंबर 3 लिखो। Weak nucleophiles are preferred for SN1 mechanism. Weak nucleophiles are preferred for SN1 mechanism. आप पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बोकैटायन को बनना है, उसे रीअरेंज होना है, इसमें टाइम लगता है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना तो वो फास्ट अटैक करता है, तो उसमें कार्बोकैटायन बनने और रीअरेंज होने का टाइम नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? तो जनरली न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो या तो न्यूट्रल होते हैं या सॉल्वेंट्स होते हैं या फिर वीक टाइप के। ठीक है। इफ सॉल्वेंट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, reaction is called solvolysis. If solvents acts as nucleophile, the reaction is called solvolysis. जैसे H2O न्यूक्लियोफाइल है तो उसे आप बोलोगे हाइड्रोलिसिस। क्या बोलोगे? हाइड्रोलिसिस। अगर C2H5OH है ये न्यूक्लियोफाइल, तो उसे बोल देंगे हम एथेनोलिसिस। ठीक है। अगर CH3COH न्यूक्लियोफाइल है तो उसको बोलेंगे एसिटोलिसिस। क्या बोलेंगे इसे हम? एसिटोलिसिस। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है तो उसे बोलेंगे हम लोग अमोनोलिसिस। समझ में आ रहा है सभी को? दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज नेम ऑफ रिएक्शन। इतना नोट करिए फिर आगे बढ़े। सभी लोग नोट करो इतना।
डन, सबने लिख लिया? डन लिख के भेजो। अगला है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, फोर्थ पॉइंट। तो जनरली SN1 मैकेनिज्म के लिए हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। लिख देते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लिखवाया था मैंने क्लास में। हाँ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक ये जो ऊपर लिखे हैं वही सारे, H2O, CH3OH, C2H5OH, CH3COH, अमोनिया, डॉट 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 डॉट, आर प्रेफर्ड फॉर SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, पांचवा पॉइंट। अगर हम RF ले लें, RCl ले लें, RBr ले लें और RI ले लें, तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एल्किल हैलाइड है। प्रणाली इसमें बेस्ट लीविंग ग्रुप कौन सा है बेटा? IBrCl में से प्रणाली, विच इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप? बताओ भाई, RI, RBr, RCl, RF में से सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा? आ रहा है। RF होगा, नलायकों, RI होगा। आ रहा है। I सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अच्छा, एक फन फैक्ट है, ये दोनों के लिए ट्रू है, फॉर बोथ SN1 एंड SN2। जनरली SN1 SN2 का ऑर्डर उल्टा होता है, बट यहाँ पे सेम। ध्यान रखेंगे, SN1 के लिए भी सही है और SN2 के लिए भी सही है। क्या हम याद रख पाएंगे? हाँ या ना? Yes. लिख लो सही बच्चे। और पता नहीं तुम्हें याद है या याद नहीं है कि मैंने कुछ कार्बोकेटायंस को राहुल गांधी कहा था, याद है? जो किसी काम के नहीं होते। डू यू रिमेम्बर? यस और नो? किसी को याद नहीं है? कुछ कार्बोकेटायन राहुल गांधी जैसा बिहेव कर रहे थे। तो ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत ही पुअर सबस्ट्रेट्स। ये तीन की बात कर रहा हूं मैं, ए है, बी है और ये सी है। नोट के फॉर्म में लिख लेना, दीज आर वेरी पुअर सबस्ट्रेट्स फॉर बोथ SN1 एंड SN2। ठीक है, इनका नाम लिख सकते हो चाहे तो। ये विनाइल क्लोराइड है और ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, और ये साइक्लिक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है ना, नोट करिए सभी लोग। These are very poor substrates for both SN1 as well as SN2 reaction.
लिख लिया बेटा जल्दी से सब बच्चे। लिख लिया सभी ने? डन। यस अगली मैकेनिज्म है SN2। ठीक है, SN1 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कर ले। देखो जल्दी से सभी लोग, कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एग्जांपल्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म। मेरे बच्चे थक गए हैं क्या? बोलो, रिप्लाई करो। क्या मेरे बच्चे थक गए हैं? ज्यादा पढ़ा दिया आज? कोई बोलता ही नहीं है। ये एक 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है। इसमें ना जो न्यूक्लियोफाइल डाला है वो है H2O। क्या बनाएगा ये बना देगा CH3 C CH3 CH3। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा? वो देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे। लग जाएगा COH और यहाँ H लग जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अगले स्टेप में H प्लस निकल जाएगा, क्या बनेगा? CH3 C CH3 CH3 OH। ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है प्रोडक्ट। देख लो सभी लोग, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सब बच्चे नोट करो जल्दी से। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखो। H2O लिया, साथ में डाला Ag प्लस, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C, ऊपर CH3 है। Ag प्लस जो वो I को खा जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। सभी लोग लिख लो। न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल है H2O, तो पहले OH2 लगेगा, फिर H प्लस निकलेगा ऐसे ही, और वहां पे OH लग जाएगा। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट नोट करो। चलो देखो, अभी मीटिंग ऑलमोस्ट 5 मिनट और चलेगी, फिर अपन 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और एक सेशन और करेंगे, फिर मैं छुट्टी कर दूंगा। चलेगा? सुन रहे हो सभी लोग? एक सेशन और कर लेते हैं 40 मिनट्स का, फिर मैं छुट्टी कर दूंगा। ठीक है? एक रिएक्शन और लिखो जल्दी से। CH3 C CH3 CH2 Br, यहाँ पे H लगा था, इसमें डाला हमने CH3OH और Ag प्लस डाला। इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है? ये एक ऐसा कुछ नहीं जिसमें रीअरेंजमेंट हुआ। क्या होगा इसमें? रीअरेंजमेंट होगा। तो ये मैं करके दिखा रहा हूँ। क्या होगा फर्स्ट स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में AgBr खा जाएगा, तो यहाँ पे मैंने AgBr निकाल दिया। क्या बना? CH3 C CH3H CH2 और यहाँ प्लस आ गया। आ गया? भक्ति कितने डिग्री कार्बोकैटायन है? भक्ति, भक्ति हाँ सर। कितने डिग्री कार्बोकैटायन 1 है ये? डिग्री 1 डिग्री, 2 कार्बोकेटाइन। डिग्री, 3 डिग्री? हाँ, 1 डिग्री। 1 डिग्री है। स्टेबल है? नहीं, अनस्टेबल होता है या नहीं है। लेस स्टेबल होता है। अब हमने क्या किया? हमने यहाँ पे 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट कराया, तो यहाँ से H माइनस निकाला और यहाँ भेज दिया। दिस इज 1 टू H माइनस शिफ्ट। तो जब 1 टू H माइनस शिफ्ट करेंगे तो बनेगा CH3 C
CH3 और यहाँ आ जाएगा प्लस। अब कितने डिग्री है ये? अभी 3 डिग्री है, ये मोर स्टेबल होगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, फिर H+ निकल जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो CH3OH का अटैक करा दो, ये यहाँ अटैक कर देगा, क्या बनेगा? CH3C CH3। क्या बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आया? रिप्लाई करो। आ रहा है। आ रहा है पक्का? और यहाँ से H+ निकाल दो, माइनस का H+, जगह CH3C CH3 CH3 और यहाँ पे OCH3, ये ईथर बन गया। ठीक है, सब बच्चे नोट करिए जल्दी से। मीटिंग खत्म हो तो हम लोग रीज्वाइन करेंगे 10 मिनट में, ठीक है? जल्दी से नोट करिए सब बच्चे। रीअरेंजमेंट मैंने बताया था, रीअरेंजमेंट में एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन कन्वर्ट होता है एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में। ध्यान है सभी को? रीअरेंजमेंट में एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन कन्वर्ट होता है एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में। ठीक है, लिख लो सभी लोग।